सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? मोल संकल्पना। आपके समक्ष एक चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट की सहायता से मोल संकल्पना को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यहां देखा जाए ना तो कंपटीशन चाहे वो जी का हो चाहे नीट का हो, इनमें बहुत लोगों को क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समस्या जाती है। मैं आपको एक और चार्ट दिखा रहा हूं। ये चार्ट की सहायता से है ना, आप किसी भी सवाल को बिल्कुल चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर 1 मिनट बनाने का समय है तो आपको 1 मिनट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड में जो आप सरलता से सवालों को हल कर सकते हैं। ये चार्ट को थोड़ा समझना होगा, किस तरह से हम हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी चार्ट है और इस चार्ट की सहायता से हम कई सवालों को आपको हल करके दिखाएंगे भी। प्रत्यक्ष रूप से हम बना के दिखाएंगे कि इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। केवल गुणा और भाग, देखिए चार्ट में जो लिखा होगा कहीं पे गुणा लिखा होगा, कहीं पे भाग लिखा होगा। केवल गुणा और भाग को क्या है हम ध्यान में रखेंगे और केवल गुणा और भाग की सहायता से हम बड़े से बड़े सवालों को भी सरलता से हल करेंगे। तो क्या है मोल संकल्पना, इसको हम चार्ट को हम बताने से पहले इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारी की ओर चलते हैं। देखिए मोल क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ शब्दों को समझेंगे। सबको पता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या है? 100 पीस। अब ये 100 पीस क्या हो सकता है? संतरा भी हो सकता है, नींबू भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, कुछ भी। सैकड़ा मतलब 100 पीस। ये निर्भर नहीं करता है कि क्या है। सैकड़ा का मतलब यह है 100 पीस। वैसे ही आप लोग जानते होंगे क्या दर्जन, तो हमको मालूम है दर्जन मतलब 12 पीस। अब ये दर्जन क्या हो सकता है? केला का भी हो सकता है, दर्जन हाथी का भी हो सकता है, दर्जन किसका? परमाणु का भी हो सकता है। कुल मिला के 12 पीस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दर्जन। और 100 पीस का मतलब हो गया कैसा? सैकड़ा। कौन सी वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है, इसका सैकड़ा और दर्जन से कोई लेना देना नहीं है। अगर सैकड़ा शब्द आ गया मतलब समझेंगे हम क्या हो 100 पीस है, और दर्जन आ गया मतलब क्या है? 12 पीस है। ये हम सभी लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा मोल भी कुछ इसी प्रकार का है। अगर हम बात करें एक मोल का ना, तो एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 कैसा? कणों के समूह। ये 6.023 चाहे तो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का होगा। इतने कणों के समूह को, जैसे क्या है 100 के समूह को हम सैकड़ा कहते हैं, 12 के समूह को दर्जन कहते हैं, वैसे 6.023 इंटू 10⁻23 के समूह को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। एक मोल मतलब इतना कणों का समूह। तो मोल शब्द क्या है? ये कणों का समूह है। वास्तव में क्या है ना, इस संख्या को वैज्ञानिक एवोगैद्रो ने क्या किया था? दिया था। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको एवोगैद्रो, जो 6.023 इंटू है ना, इनको एवोगैद्रो संख्या भी कहा जाता है और जनरली इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा से पहले कुछ और बात समझ लें। अगर हम बात करें जैसे एक मोल कैसा? N2 अणु, तो कहने का मतलब यहां पे क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 कैसा? N2 अणु। एक मोल अगर हम बात करें क्या लिखे? CO2 अणु, तो इसका मतलब हो गया यहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 कैसा? CO2 अणु। एक मोल लिखे अगर हम कार्बन परमाणु, इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 कैसा? कार्बन परमाणु। कोई भी हो, चाहे वो आयन हो चाहे कुछ भी हो, अगर इतने कणों का समूह है तो वह क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक मोल कार्बन परमाणु में कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? कार्बन परमाणु होते हैं। एक मोल CO2 अणु में कितना? तो 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? CO2 अणु होते हैं। एक मोल N2 अणु में कैसा? तो कैसा? 6.023 इंटू 10⁻23 कैसा? N2 अणु होगा। तो जिस पदार्थ का भी हम एक मोल लेंगे
उसमें कणों की संख्या क्या होगा, चाहे अणु हो चाहे परमाणु अथवा आयन हो, वो इतना ही होगा। यही है मुख्य रूप से कैसा, मोल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम क्या करें एनटीपी या एसटीपी पर अगर ले हम, तो अगर एक मोल कोई भी गैस ले, ये चाहे गैस N2 हो, O2 हो, H2 हो, कोई भी गैस हो, ध्यान रखिएगा उसका जो आयतन होता है ना वो 22 दशमलव क्या होता है, 4 लीटर होता है। फिक्स है इसका। अगर कोई भी एक मोल गैस ले हम, चाहे N2 O2 किसी भी गैस को ले, अगर उसका हम एक मोल लेते हैं तो एक मोल जो गैस का आयतन होगा एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका आयतन क्या होगा 22.4 लीटर, या अब इसी को आप कह सकते हो 22,400 मिलीलीटर भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है, यही है क्या, मोल संकल्पना। तो कुल मिलाकर अगर मोल की परिभाषा आएगी कि मोल किसे कहते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 कणों के समूह का, है ना, कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मोल कहते हैं। यही है मुख्य रूप से कैसा, मोल। चलिए ये जो बातें हम बातें कर रहे हैं इसको चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले चार्ट को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। इतने कण लेंगे तो एक मोल कहलाएगा, या किसी पदार्थ का एक मोल होगा तो उसमें कितने कण होंगे, इतने कण होंगे। इधर आइए, यहां एक चीज आया परमाणु भार। एक मोल, अगर किसी तत्व का कोई भी हम परमाणु भार ले लें तो उस परमाणु भार में क्या होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 मोल होगी। कहने का मतलब जैसे कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु मतलब क्या हो गया, उसका 1 मोल हो गया। कहने ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 ग्राम कार्बन लेंगे मतलब क्या होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 मोल। और कणों की संख्या कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 कण होगा। किसका, कार्बन का। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है, 1 एटॉमिक 1 ग्राम होता है। इसमें भी क्या होगी, यही होगी, सेम 1 मोल होगा और परमाणुओं की संख्या वही होगा। अब बात करें किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होता है, 14 होता है। तो 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन परमाणु लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, या कणों की संख्या कितनी होगी, यही 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। तो किसी तत्व का परमाणु भार जितना होता है ना, उतना ही अगर हम उसका द्रव्यमान लेंगे तो वो मात्रा हमेशा 1 मोल कहलाएगा, और उसमें जो होंगे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम कह सकते हैं ये परमाणु भार और मोल के बीच क्या है, डायरेक्ट संबंध है। अब जरा देखिए, अभी हम बात कर चुके हैं 1 मोल मतलब किसी भी गैस का अगर 1 मोल ले लें हम तो उसका आयतन क्या होगा, 22.4 लीटर, या एनटीपी या एसटीपी पे ना, ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनटीपी या किस पर, एसटीपी पर होता है लागू, है ना। सामान्य परिस्थिति मतलब ये जो कहा जाए अन्य परिस्थितियों में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे किसका, एनटीपी और एसटीपी पर। तो अगर 22.4 लीटर क्या है, नाइट्रोजन है, इसका मतलब उसकी मात्रा 1 मोल है, और उसमें कणों की संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10 मतलब सारे एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे के, किधर से भी किधर चले एक दूसरे में। अगर हम बात करें 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन अणु होंगे। अगर नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, N2 गैस ले रहे हैं, मतलब इतने N2 अणु होंगे। अगर 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन अणु है, इसका मतलब उसकी मात्रा 1 मोल है, और हम कह सकते हैं उसका आयतन कितना होगा, एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा। तो सारे एक दूसरे के फ्रेम में बंधे हुए हैं, हम किधर भी जा सकते हैं, तो सारे एक दूसरे के पूरक है ना। किसी पदार्थ का बात कर चुके हम, परमाणु भार जितना भी होगा उस परमाणु भार में उसका कितनी मात्रा होगी, 1 मोल होगी, और कणों की संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ चुका होगा। एक मौखिक प्रश्न हम चाहे तो यहाँ पे हल कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर ऑक्सीजन किसके, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या है, एनटीपी या एसटीपी पर कितना है, 22.4 लीटर है, तो उसकी कितनी मोल मात्रा होगी, सीधी सी बात है 1 मोल मात्रा होगी। या ऐसा आ गया कि 22.4 लीटर में
हाइड्रोजन गैस के कितने अणु होंगे? तो सीधी सी बात है कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे अणु। तो ध्यान रखिएगा ये मोल, ये सारे चार्ट कह सकते हैं एक दूसरे को प्रीफर करता है। इस चार्ट से हमको सारी जानकारी मिलता है। मतलब हम परमाणु भार का डायरेक्ट तुलना कणों की संख्या से कर सकते हैं। परमाणु भार का है ना, अगर जैसे 14 ग्राम अगर कहा जाए, इसमें हमने नहीं जोड़ा है, 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन परमाणु लिए मतलब 1 मोल हुआ, 6.023 हुआ। अगर इसके अलावा इसका आयतन हम चाहेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर होगा। तो सारे एक दूसरे के पूरक हैं। हम किधर से भी किधर चले जाएं, सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। तो ये चार्ट की सहायता से हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो ये सारे एक दूसरे के क्या है, पूरक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कहा नीट और जी की ओर चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कहा दोस्तों बिल्कुल चुटकी बजाते ही कि आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो कैसे सवालों को हल करेंगे, हम इसको लेकर के चलते हैं। तो पहले चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा इस चार्ट को समझिए। ये नीट और जी जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन बनाने में काफी सुविधा होगी। जरा समझिए, ये मोल का मतलब यहां ध्यान रखिएगा, एक मोल है ना, एक मोल है। एक मोल पर यह संख्या है। ये मोल बदल सकता है। जरा समझिए, मान लीजिए किसी पदार्थ का हमको क्या दिया हो, मोल मात्रा दिया हो, 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 6 मोल, और कह दिया जाए कि उसको आयतन में बदलिए। क्या देगा, 0.55 मोल में नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होगा? तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, यहां पे यहां से एक एरो गया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है गुणा। इसका मतलब उस मोल में अगर हम 22.4 लीटर से गुणा कर दें 22.4 से, तो क्या होगा, हमें उसका आयतन मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अगर किसी पदार्थ की मोल मात्रा दिया हो और पूछा जा रहा हो कि एनटीपी या एसटीपी पर उस गैस का आयतन कितना होगा, तो हमको क्या करना है, जो भी मोल मात्रा दिया होगा उसमें केवल 22.4 लीटर का अगर हम गुणा कर दे तो क्या होगा, उस पदार्थ का हमको आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और यदि दिया हो कि किसी गैस का आयतन कितना है, 11.2 लीटर है, तो उसके कितने मोल होंगे उस पदार्थ का। हो सकता है हाइड्रोजन गैस ही दे दिया जाए, कोई भी दे सकता है। अगर हमको इसकी आयतन पता है और इसको क्या करना है, हमको मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसी 22.4 लीटर का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। दिख रहा होगा एरो, यानी आयतन को जब हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और अगर मोल को हम क्या करेंगे, आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 लीटर से गुणा करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। अब ऊपर जरा देखिए, अगर पदार्थ की मोल मात्रा दिया हो और उसमें हमको कणों की संख्या, परमाणु दिया है तो परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, अणु दिया होगा तो अणुओं की संख्या निकालेंगे, है ना। तो अगर किसी पदार्थ की हमको मोल मात्रा दिया हो, उसमें कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो दिख रहा होगा, क्या करेंगे, तीर ऊपर दिख रहा होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या कर दे, हम गुणा कर दे। तो अगर उसकी मोल मात्रा में हम 6.023 इंटू 10⁻23 से गुणा कर दे तो हमें उसमें क्या होगा, कणों की संख्या मिल जाएगा। ये बात अलग है कि अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। उसी प्रकार देखिए, अगर कणों की संख्या दिया हुआ है, कणों की संख्या दिया हुआ हो और मोल में बदलना हो, तो क्या करेंगे, हम इसी संख्या का भाग देंगे। कण की संख्या में अगर हम क्या कर दें, 6.023 इंटू 10⁻23 का अगर क्या कर दें, हम भाग दे दें, तो क्या होगा, हमको उसको मोल मात्रा मिल जाएगी। अब जरा इधर देखिए, परमाणु भार या अणु भार। अगर परमाणु भार को हमको मोल में या अणु भार को हमको मोल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, सीधी सी बात, हमको भाग देना होगा। अब ध्यान रखिएगा, हर तत्व का परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। हर अणु का अणु भार क्या होता है, अलग अलग। इसलिए हम निश्चित संख्या नहीं देंगे। जो उसका द्रव्यमान हो, अगर परमाणु है, नाइट्रोजन मान लीजिए परमाणु है, तो उसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो हम 14 यहां रखेंगे। अगर क्या करना है, उसको परमाणु भार को मोल में बदलना होगा तो क्या करेंगे, हम 14 से भाग देंगे। और अगर उसी क्या करेंगे, हम मोल अगर मात्रा हो उसको परमाणु भार या अणु भार में बदलना होगा तो क्या करेंगे, हम उसी द्रव्यमान या भार से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। खैर इसकी प्रैक्टिकली हम करके अभी दिखाएंगे कैसे करना होगा। तो चूंकि क्या इसका ये संख्यात्मक मान फिक्स है, ये संख्यात्मक मान फिक्स है, पर चूंकि हर परमाणु का परमाणु भार अलग अलग होता है, लगभग हर अणु का अणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किया, द्रव्यमान लिखा है। जैसा परमाणु होगा उसके हिसाब से परमाणु द्रव्यमान लेके चलेंगे, और अगर अणु होगा तो अणु भार या अणु का द्रव्यमान लेके चलेंगे और उसी अनुसार करेंगे। अणु भार को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके अणु भार या परमाणु भार से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। और अगर सीधी सी बात है, मोल को अगर हमको परमाणु भार या अणु भार में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसी परमाणु भार या अणु भार का क्या करेंगे, हम इसमें हम गुणा करेंगे।
दोस्तों ये चार्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब जरा हम सवालों को हल करके देखते हैं ताकि ये वास्तव में चार्ट सही फिट बैठता है कि नहीं, किस प्रकार हम परीक्षाओं में हल करेंगे। बिल्कुल हमको कुछ लिखना नहीं है, केवल और केवल क्या करना होगा, गुणा और भाग करना होगा। तो चलिए कुछ सवालों को हम लेकर के चलते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह रहे क्या, SO2 के 11.2 लीटर में SO2 के मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए मैं यहाँ क्या है पूरी व्यवस्थित न बना करके आपको कह सकता हूँ कंपटीशन दृष्टि से बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम करें। देखिए यहाँ आयतन दिया हुआ है, मोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। हमने चार्ट को देखा, यहाँ आयतन को बदलना है किसमें, मोल में। तो आपको दिख रहा हो क्या, 22.4 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। कुल मिला के हमको केवल क्या करना है, यहाँ पे 11.2 में क्या कर लेंगे, हम 22.4 से भाग देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2, या यही आ जाएगा क्या, 0.5 मोल। बस ये डायरेक्ट हल कर देंगे हम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि SO2 के 11.2 लीटर में SO2 की मोलों की संख्या क्या होगी, केवल 0.5 मोल होगी। देखिए दोस्तों 10 सेकेंड भी हमें लगता है इसको बनाने में नहीं लगा, समझाने में जरूर लगा होगा 15 सेकेंड, लेकिन मुझे लगता है बनाने में 10 सेकेंड भी नहीं लगा और आपके सामने ये सवाल क्या हो गई, हल हो चुकी। चलिए दूसरे सवाल की ओर देखते हैं, उसको कैसे हल करें। अब एक दूसरा सवाल ठीक उल्टा आया। इस सवाल में क्या दिख रहा होगा आपको, CO2 के 1.5 मोल में CO2 का STP पर आयतन निकालिए। मतलब मोल दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो आप देखिए क्या है, इसमें लिखा होगा तीर लगाकर 22.4 से क्या करना है, हमको गुणा करना है। यानी यहाँ पे आयतन को बदलना है किसमें, हमको मोल संख्या को बदलना है किसमें, आयतन में। और ये कहता है मोल को अगर आयतन बदलना है तो एरो आपको दिखाई दे रहा है, क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कितना, 22.4 से। तो बस क्या करें हम 1.5 में, अगर इस प्रकार हम 1.5 में अगर हम 22.4 का गुणा करें तो ये गुणा करने पर लगभग कितना आता है, 33.6 आ जाएगा। 4 डेढ़े 6 ना, ये क्या हो जाएगा, लीटर। बस यही क्या होगी, इसकी जवाब होगी। दोस्तों ऐसे सवाल देखने में लगता है कि बहुत कठिन है, पर आप इस चार्ट का यूज करके क्या है ना, किसी भी सवाल को बड़ी सरलता से हम यूज कर सकते। तो हमने एक पार्ट देख लिया, चलिए इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे तीसरे सवाल को देखिए, कह रहे नाइट्रोजन परमाणु के 0.5 मोल में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां मोल दिया हुआ है और हमको निकालना है कणों की संख्या। तो क्या दिख रहा होगा, मोल को अगर कणों की संख्या में कन्वर्ट करना है, मतलब इतने से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करेंगे हम क्या, केवल 0.5 में गुणा कर दे कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। सीधी सी बात है, इनका जब गुणा करेंगे तो यह मान जो आएगा लगभग 3.01 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन परमाणु हो जाएगा। बस एक लाइन की सवाल, मौखिक सवाल। तो अगर हमारे पास ये चार्ट है ना, तो किसी भी सवाल को हम मौखिक रूप से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। केवल दिमाग में होना चाहिए कि हमको कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है। बस एक बार चार्ट आपको देखना है, इस चार्ट की सहायता से बिल्कुल सरलता से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन की दृष्टि से कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। देखिए अगला सवाल ठीक उल्टा है, कह रहे 1.506 इंटू 10⁻24 परमाणुओं में ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित होंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित होंगे, जरा समझिए। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु की बात हो रही है ना, यहाँ O2 अणु नहीं समझेंगे, परमाणु की बात करेंगे। तो इतने परमाणु है। अब देखिए कणों की संख्या को बदलना हो किसमें, मोल में, तो क्या कहता है, भाग दीजिए किसमें, इसमें देंगे हम 6.023 इंटू 2023 का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे तो 1.506 इंटू 10⁻24 बटे कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हल करेंगे ना तो ये 15.06 और बटे कितना आएगा, 6.023। इसको अगर भाग दें तो ये लगभग आता है कितना, 2.5 मोल है ना। 1 0 से मिलेगा तो 15.06 भाग देखेंगे आप, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2.5 मोल। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1.506 गुणे 10⁻24 परमाणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु के कितने मोल उपस्थित होंगे, तो 2.5 मोल उपस्थित होगा। कितना सरल है, बिल्कुल आपको लग रहा कि बिल्कुल आसान है और सरलता से बन सकता है। चलिए एक और आखिरी सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को जरा गौर से देखिए, 70 ग्राम N2 में N2 के कितने मोल होंगे।
यानी अणु इसका 70 ग्राम है, सीधी सी बात है। जो N2 अणु, N2 के कितने मोल, मतलब क्या होगा, हमको अणु भार को बदलना है किसमें, मोल में। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का भाग देंगे। किसका द्रव्यमान, N2 अणु का। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, N2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये इसका क्या है, यही द्रव्यमान है। तो 70 ग्राम को हमको बदलना है किसमें, मोल में। तो हम क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान से, जो N2 अणु है उसके द्रव्यमान से भाग देंगे। यानी क्या करेंगे हम, 70 भागित क्या करेंगे, 28। तो कुल मिलाकर इसका भाग देंगे तो ये कितना होगा, ये लगभग 2.5 मोल होगा। 28 दूना 56 और फिर 28 से करेंगे हाफ लेंगे 14, तो क्या हो जाएगा 70। तो ये 2.5 मोल होगा। यहां खास चीज ध्यान देना होगा कि जिस पदार्थ को भी हम लेके चलेंगे उसी का हम क्या करेंगे, भार लेके चलेंगे। अगर हम कार्बन परमाणु की बात करेंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान की जगह हम 12 ग्राम लेके चलेंगे। हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान में 2 ग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, हमने नाइट्रोजन अणु लेके चला तो कितना लिया हमने, 28 ग्राम लिया। नाइट्रोजन परमाणु लेके चलेंगे तो क्या होगा, 14 ग्राम को लेकर चलेंगे। हमें लगता है दोस्तों कि मोल संकल्पना आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा और बिल्कुल आप कंपटीशन में सरलता से इन सवालों को मौखिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि काफी पसंद आई होगी। चलिए नए टॉपिक की ओर चलते हैं। अब ये सीमांत अभिकर्मक या सीमाकारी अभिकर्मक, जिसको लिमिटिंग रिजेंट करते हैं, क्या है, इसको जरा समझना होगा। अक्सर देखिए सवाल आता है, क्या है सीमांत अभिकर्मक। देखिए बहुत विशेष तो हम नहीं कह सकते हैं, इन बातों पर जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर क्या है, ए बी आपस में क्रिया करके क्या है, सी और टी बनाती है। हो सकता है इसकी कितनी हो, 2 मोल मात्रा भाग ले रही हो और इसकी हो सकती है 0.5 मोल ही मात्रा भाग ले रही हो। जनरली कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसकी कम मात्रा भाग ले रही है, कम मोल मात्रा भाग ले रही है, वही कहलाती है यहां पे कैसा, सीमांत अभिकर्मक, या उसी को कहते हैं हम क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग कम मात्रा में भाग लेने वाला क्या है, अभिकर्मक है। दोनों अभिकर्मक है या अभिकारक भी कह सकते हैं। जो कम मात्रा में भाग लेता है अभिकारक, वही अभिकारक जो होता है क्या कहलाता है, फिर सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा आसानी से हम व्यक्त कर सकते हैं, पर जनरली क्या है, इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, आंकिक प्रश्न आता है, और आंकिक प्रश्न में हल करने को आता है कि इसको हल करिए और बताइए कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। तो चलिए हम एक सवाल की ओर देखते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिसकी भी मात्रा कम होगी वही वास्तव में क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो चलिए एक सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल आपके सामने यहाँ पे रखा गया है कैसा, कि 50 किलोग्राम कैसा N2 10 किलोग्राम H2 से मिलकर क्या करते हैं, NH3 बनाता है। तो प्राप्त NH3 की गणना कीजिए तथा इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। तो चलिए इसको हम जरा हल करते हैं। यहां 2 चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे, N2 गैस का आयतन है, ये दिया हुआ है, ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है, कितना दिया है, 50 किलोग्राम, या इसी को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 50,000 ग्राम होगा। दूसरा क्या दिया है, H2 गैस का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है, 10 किलोग्राम, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करना होगा। यहां जो रासायनिक समीकरण बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू कैसा, 2NH3। दिखने में यहां इसकी 1 मोल मात्रा दिख रहा है, यहां 3 मोल मात्रा दिख रहा है और यहां 2 मोल मात्रा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कम मात्रा में उपस्थित है, लेकिन आप देखिए आंकिक प्रश्न में क्या है, इसका 50 किलोग्राम है, 1 मोल जरूर है लेकिन 50 किलोग्राम है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसकी मात्रा कम है कि इसकी मात्रा, ये 3 मोल जरूर भाग ले रहा है लेकिन इसकी मात्रा कितनी है, 10 किलोग्राम है। तो जब तक क्या है ना, इस आंकिक प्रश्नों को हल नहीं करेंगे ना, तब तक ये कंफ्यूजिंग बना रहेगा।
केवल अगर इतना दिया होता, सवाल नहीं दिया होता कि इसका 1 मोल 3 मोल इस टाइप पे कुछ, तो आपको लगता कि नहीं इसकी मात्रा कम है। यहाँ आंकिक प्रश्न में दिख रहा होगा कि इसकी 50 किलोग्राम मात्रा भाग लेती है, इसकी 10 किलोग्राम। अब देखना होगा दोनों में किसकी मात्रा कम है। जिसकी भी मात्रा कम होगी वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो चलिए हम जरा इस सवाल को हल करके देखते हैं। यहां सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम N2 के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। N2 अणु के क्या, मोलों की संख्या। अब क्या होगा जरा देखिए। तो मोल संख्या निकालने के लिए आपको ध्यान दिए होंगे, इस चार्ट का हम उपयोग किए थे, याद होगा आप लोग को। ये मोल संख्या, अणु भार को परमाणु भार को अगर मोल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, भाग देना होगा। हमको मालूम है ना, इस चार्ट का आप सरलता से यूज कर सकते हैं। हमको मोल में कन्वर्ट है, कितना दिया है, 50,000 दिया है ना। तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, वही 50,000 में किसका हम द्रव्यमान कितना होगा N2 का, 14 दूना 28। इस प्रकार क्या करेंगे हम, 28 ग्राम से भाग देंगे। हम बात कर चुके थे द्रव्यमान को, अणु भार को या परमाणु भार को किसमें, मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, उसके द्रव्यमान से। तो N2 का द्रव्यमान कितना है, N2 अणु का तो 28 है, इस 28 से भाग देंगे ना, तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 17.86 गुणित 10 के घात 2 मोल। आप हल करके देख सकते हैं। ये किसका आ गया, नाइट्रोजन का आ गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन की मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10,000 बटे हाइड्रोजन का 1, भार कितना होगा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 5 गुणित 10 के घात कैसा 3 मोल, 50,000 आ जाएगा, है ना। तो 5 गुणित 10 के घात कितना होगा, तो ये 3 मोल होगा। ठीक है, अब चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार चले तो क्या है, चूंकि इसकी 1 मोल मात्रा भाग ले रहा है इसका 3 मोल, नियमानुसार यहां दोनों की मोल मात्रा हमको बराबर करना होगा। कैसे भाई, ये 3 भाग इसका 1 भाग, भाई इसका भी 1 भाग इसका भी 1 भाग ले तो बराबर होगा, इसका भी 3 भाग ले इसका भी 3 भाग ले तो बराबर होगा। तो यहां जो आया है ना मोलों की संख्या, क्या है, इनकी 3 मोल पर आया हुआ है। तो क्या करना होगा, हमको नाइट्रोजन का भी निकालना होगा। तो लिख सकते हैं कैसा, अतः नाइट्रोजन की मोलों की संख्या यहां पे। तो क्या करना होगा, क्योंकि इसका 3 आयतन ले रहा है तो इसका भी हमको 3 आयतन लेना होगा। तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना 17.86 गुणित 10 के घात 2 में। इसे जब हल करेंगे ना तो ये लगभग आ जाएगा 5.36 गुणित 10 के घात 3 मोल। अब आप खुद यहां देखिए कि इसकी कितनी है, 5 गुणित 10 के घात 3 मोल है, और इसकी मात्रा कितना है, 5.36 गुणित 10 के घात 3 मोल है। अधिक मात्रा किसकी है, यहाँ पे नाइट्रोजन का है, कम मात्रा किसकी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का है। तो चूंकि कम मात्रा किसका, हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ कि सीमांत अभिकर्मक यहाँ कौन सा होगा, तो यहाँ जो सीमांत अभिकर्मक होगा वह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बस यही क्या करना है आपको निर्धारित करना, जिसकी भी मोल मात्रा कम होगी उसकी मात्रा ही क्या कहलाएगी, वह मात्रा वाला अभिकारक ही क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो सीमांत अभिकारक कहलाता है। तो दोस्तों लिमिटिंग रेजेंट क्या है और मोल संकल्पना क्या है, ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट्स या कोई दिक्कत या किसी प्रकार की होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों अन्य दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी उम्मीद के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।